हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से कल आप लोगों ने अपनी क्लास की होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के समझ में भी आई होगी। ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, रिवीजन करके जो है वो आप क्लास में आए होंगे। क्योंकि प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं कि कल हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स किया था। उसका पहला पार्ट हम लोगों का हो चुका है। आज जो है उसी का दूसरा पार्ट है। तो आप ये भी जानते हैं कि कल वाला कंटेंट जो है वो आज हम यूज भी कर रहे होंगे। तो पूरी उम्मीद है मुझे आप लोगों से कि आप लोग जो है कल का रिवीजन करके आए होंगे। आए हो या नहीं? एक बार बताओ, कल का रिवीजन करके आए हो या नहीं? भाई पेंडिंग में कुछ नहीं छोड़ना है, चीजों को साथ के साथ लेके चलना है। और याद रखना, अगर आप 15-20 दिन इस चीज को ठीक से मैनेज कर पाए ना, चीजों को साथ के साथ निपटाते चले, तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी। और एक बार आदत पड़ गई ना, तो फिर आप लोग हमेशा चीजों को साथ के साथ लेके चलेंगे, पेंडिंग में कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। और जब पेंडिंग में कुछ रहेगा ही नहीं, तो मेरे भाई सिलेक्शन तो आपकी मुट्ठी में होगा। सिलेक्शन लेने से आप लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा। तो सभी का स्वागत है भाई प्यारे दोस्त, आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है कल से। और कल आप लोगों ने एक जबरदस्त प्यार आप लोगों ने दिया। सच में उस प्यार के बदले इतनी मेहनत करने का मन है, इतनी मेहनत करने का मन है कि बस पूछो मत कि क्या ही कर डालें। ठीक है, वो आप लोगों को मेहनत दिखेगी। डे बाय डे आप लोगों को कुछ ना कुछ नया देख सीखने को मिलेगा और नई मतलब नए तरीके से क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट लेना आप लोग सीखोगे, नए नए कॉन्सेप्ट को समझोगे, नए तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो आज जो है हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का पार्ट 2 है। 10-15 मिनट की थ्योरी बची हुई है। उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन से सारे हमारे पॉइंट जो है वो मेरे प्यारे दोस्त क्लियर हो जाएंगे। तो तैयार हैं क्या आप लोग? एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे जी, हम लोग तैयार हैं और आप बस शुरू कर दो, अब रुका नहीं जा रहा है। एक बार जल्दी से सभी दोस्त थम्स अप करेंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कल मैंने कहाँ से आप लोगों के लिए कहा था? मैंने आप लोगों से कहा था सबसे पहले टाइम टेबल के बारे में विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आज सीधा हम लोग मुद्दे पर आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हम लोगों ने डिस्कस करने के लिए कहा था कि हम लोग को प्राइम नंबर से जो है वो चीजों को आगे बढ़ाएंगे। को प्राइम नंबर क्या होते हैं मेरे भाई? को प्राइम नंबर क्या होते हैं एक बार मुझे बताएंगे? बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में भी बताया था कि को प्राइम नंबर क्या होता है। सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या मेरे भाई, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, सह अभाज्य संख्या। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? फटाफट बताइए। अगर आप किताबी भाषा में देखोगे तो को प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ जो है वो 1 होता है। ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ जो है वो 1 होता है। अब ये नया बवाल कहां से आया? एचसीएफ, एचसीएफ होता है मेरे भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर जो है हम लोगों का एलसीएम एचसीएफ ही रहने वाला है। जब हमने एचसीएफ अभी पढ़ाई नहीं है तो हम एचसीएफ को समझ कैसे सकते हैं? तो मेरे भाई और कोई डेफिनेशन इसकी क्या दे पाओगे? हाँ बिल्कुल दे पाएंगे। ऐसी संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन ना आ पाए, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना आ पाए, ऐसी सभी संख्याओं को प्राइम नंबर कहा जाता है। ये क्या बात हुई जी? एग्जाम्पल के साथ बताया जाए। मैंने आप लोगों से कहा 2 और 4, क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है? आपने कहा जी इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है। भाई साहब ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। मैंने आप लोगों के सामने लिखा 3 और 4, मैंने आप लोगों से पूछा क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है? तो आपने कहा कुछ कॉमन नहीं आ सकता। तो ये जो पेयर लिखा हुआ है, ये जो जोड़ा लिखा हुआ है, ये मेरे भाई को प्राइम नंबर का जोड़ा हो जाएगा। मैंने आप लोगों से कहा मेरे दोस्त क्या 5 और 7, तो आपने कहा जी भाई साहब कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो ये भी को प्राइम हो जाएंगे। तो को प्राइम की केवल इतनी सी डेफिनेशन है कि भाई साहब आप कॉमन नहीं ले सकते।
ज्यादा एक्स्ट्रा आपको सीखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एक्स्ट्रा आप लोगों को दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे पूछ रहे होते हैं कि भाई को प्राइम में क्या प्राइम नंबर होना जरूरी होता है? बिल्कुल नहीं। आप देखोगे ये प्राइम नंबर जरूर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम जो होता है बेसिकली उसकी डेफिनेशन ये होती है कि कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, चाहे वो प्राइम नंबर में से ना आए, चाहे वो कंपोजिट नंबर में से ना आए। ठीक है, एक बार मुझे थोड़ा सा बताएंगे, अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या ये मेरा को प्राइम है, ये वाला जो पेयर लिखा हुआ है क्या ये मेरा को प्राइम है? क्या ये मेरा को प्राइम है? तो मैंने कहा 17 और 23। क्या दोनों में से कुछ कॉमन है? तो आपने कहा दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, और जब दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो ये मेरा को प्राइम नंबर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं ट्विन प्राइम पढ़ते हैं। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम का क्या मतलब है जी? ट्विन प्राइम का क्या मतलब है, या जुड़वा अभाज्य संख्या का क्या मतलब है? जुड़वा अभाज्य संख्या का क्या मतलब है? थोड़ा सा इसे भी आप बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे मेरे भाई। अगर आप लोगों से ट्विन पूछा है तो ट्विन को आप रिलेट करेंगे। ट्विन सुना है कि इनके तो ट्विन बेबी हुए हैं, यानी इनके तो जुड़वा बच्चे हुए हैं, इनके तो जुड़वा बच्चे हुए हैं, ट्विन उसे ही तो लगभग कहा जाता है। तो मेरे भाई अगर आप ट्विन समझ रहे हैं तो ट्विन को टू से रिलेट करके चलिए, ट्विन को टू से रिलेट करके चलिए। ऐसी अभाज्य संख्याएं, याद रखना इसके अंदर हमेशा प्राइम नंबर की बात करेंगे। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें दो का गैप होता है वो सारी की सारी जो है वो ट्विन प्राइम कहलाती हैं। एग्जाम्पल देना जी, एग्जाम्पल भी देंगे। पहली ट्विन प्राइम जो है वो 3 और 5 है। क्या दोनों में दो का डिफरेंस है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। अगली ट्विन प्राइम जो है वो 5 और 7 है। क्या दोनों में दो का डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। क्या ये दोनों प्राइम नंबर हैं? बिल्कुल। क्या ये दोनों प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। मैं पूछूं आप लोगों से अगला ट्विन प्राइम क्या होगा? तो आप कहेंगे 11 और 13 होगा। अगला अगर बात करता हूं तो 17 और 19 होगा। अगला अगर बात करता हूं तो 29 और 31 होगा। अगला अगर बात करता हूं तो 41 और 43 होगा। हाँ या ना? और अगला अगर बात करता हूं तो मेरे भाई 59 और 61 होगा। बिल्कुल होगा जी। अगला अगर बात करता हूं तो 71 और 73 हो जाएगा। मैं 100 तक लिखने वाला हूं। अगला अगर बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? अगला अगर बात करता हूं तो भाई साहब कुछ नहीं होगा, 89 91 यही जोड़े होंगे। क्या इससे अलग कोई और जोड़ा है? 7 और 9 बेटा नो प्राइम नंबर थोड़ी ना है। 7 और 9 कहने से पहले थोड़ा सा सोचना होगा। 1 और 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 जो है वो मेरा प्राइम नंबर नहीं है। 1 जो है वो मेरा प्राइम नंबर नहीं है। ट्विन प्राइम के लिए दोनों वैल्यूज का प्राइम नंबर होना जरूरी है, अभाज्य संख्या होना जरूरी है मेरे भाई। ये बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे दोस्त ट्विन प्राइम का मतलब होता है ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें दो का गैप होता है, वो सारी की सारी जो है वो ट्विन प्राइम कहलाती हैं। मेरे प्यारे दोस्त जो बच्चे 87 और 89 बता रहे हैं, तो 87 मेरा प्राइम नंबर नहीं होता। 87 3 से भी कटता है, 29 से भी कटता है। तो 87 कैसे मेरा प्राइम नंबर हो सकता है? 89 97 है पर उनमें दो का गैप नहीं है। खैर अब आप फालतू के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। तो ऐसी कितने जोड़े हो जाएंगे? ऐसे मेरे 8 जोड़े हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं 1 से लेके 100 तक पूछा जाए ट्विन प्राइम के कितने जोड़े होते हैं, तो आप कहेंगे ऐसे 8 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े? तो आप कहेंगे ऐसे 8 जोड़े होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। तो ये दो चीजें हम लोगों ने समझी। अब इसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को मेरे प्यारे दोस्त भाज्य संख्या भी बोला जाता है। हमने अभी तक अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा। अगर मैं आप लोगों से डेफिनेशन पूछूं अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप कहेंगे अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, यानी दो फैक्टर होते हैं। एक तो वो खुद होता है और एक बचे वन होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कंपोजिट नंबर क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं।
ऐसी सभी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? 2 से ज्यादा फैक्टर होने का मतलब है एक तो संख्या 1 से डिवाइड होगी, एक अपने आप से डिवाइड होगी, एक अन्य किसी और से भी डिवाइड हो रही होगी। तो ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जिन भी संख्याओं के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ये बात समझ में आई? बेटा सब कुछ हिंदी में तो लिखा है, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ऐसी सभी संख्याओं को भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक चीजें क्लियर है। इन्हीं को संयुक्त संख्या भी बोला जाता है। इन्हीं को मेरे भाई संयुक्त संख्या भी बोला जाता है। संयुक्त संख्या भी बोला जाता है। तो इस वर्ड से परेशान मत होइएगा, ये भी कंपोजिट नंबर ही कहते हैं मेरे भाई, इन्हें भी। ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे ये पूछता हूं सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा। मैंने पूछा सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, यानी कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? सोच समझ के बताना मेरे भाई। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। एक और क्वेश्चन मैंने यहीं पे पूछा। पहला पॉइंट तो ये पूछा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर क्या होगा? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? विषम भी होनी चाहिए और भाज्य भी होनी चाहिए, यानी ओड भी होनी चाहिए और आपकी कंपोजिट भी होनी चाहिए। मैंने आप लोगों से पूछा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या स्मॉलेस्ट ओड नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर क्या होगा? बताइए भाई, इन दोनों बातों का जवाब दीजिए, क्या होगा? इन दोनों बातों का जवाब दीजिए। दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? जब हम लोग बात करते हैं, हाँ, जब हम लोग बात करते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो दो को हम लोगों ने अभाज्य पढ़ा था। वन के बारे में मैंने आपको बताया था, वन ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है मेरे भाई। ना तो वो प्राइम नंबर होगी ना वो कंपोजिट नंबर होगी। बात आती है टू की तो टू मेरा प्राइम नंबर होता है। बात आती है थ्री की तो थ्री मेरा प्राइम नंबर होता है। लेकिन जैसे ही बात आती है फोर की तो फोर मेरी सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये एक से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा और उनसे अलग ये दो से भी कटता है, तो इसलिए मेरी ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या मेरे भाई हो जाएगी। लेकिन जब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आता हूं तो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा। क्या पूछा? मैंने पूछा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, यानी भाज्य भी होनी चाहिए और विषम भी होने चाहिए। तो आपने चार के बाद पढ़ा, चार तो सम है। पांच के बारे में सोचा, पांच मेरी अभाज्य है। छह के बारे में सोचा तो छह मेरी सम है। सात के बारे में सोचा तो सात मेरी अभाज्य है। आठ के बारे में सोचा तो आठ मेरी सम है। लेकिन जैसे ही नौ के बारे में आप सोचते हो तो नौ मेरी, मेरे भाई, नौ मेरी अभाज्य संख्या होती है और वो भी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है। तो इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? इस बात में किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, यहां तक कोई समस्या नहीं है। और क्लासिफिकेशन की लास्ट डेफिनेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन की लास्ट डेफिनेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर क्या होते हैं मेरे भाई? परफेक्ट नंबर क्या होते हैं मेरे भाई? बेटा ट्विन में क्या दिक्कत है?
ट्विन प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर का जोड़ा होता है जिसमें दो का डिफरेंस होता है, जिनमें दो का डिफरेंस होता है। यहां देखो ये दोनों प्राइम नंबर है, इनमें दो का डिफरेंस है। यहां देखो ये दोनों प्राइम नंबर है, इनमें दो का डिफरेंस है। यहां देखो इन दोनों में दोनों प्राइम नंबर हैं, दो का डिफरेंस है। ठीक है बच्चे। अच्छा आप मुझे बताइए परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। परफेक्ट नंबर, इन्हें हिंदी में कुछ भी उत्तम संख्या भी बोल देते हैं, उत्तम संख्या भी इन्हें बोल देते हैं। आप मुझे बताइए बेटा, दो मेरा प्राइम नंबर होता है, विनायक वर्मन, दो मेरा प्राइम नंबर होता है, बताइए। उत्तम संख्या के बारे में हम लोग बात करते हैं, हम लोग परफेक्ट नंबर के बारे में बात करते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? उचित भाजक भी इसे मेरे प्यारे दोस्त बोला जाता है। चलिए, परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या होते हैं होल नंबर, होल नंबर को हम पूर्ण संख्या कहते हैं मेरे भाई। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर ऐसे सभी नंबर, ऐसी सभी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं, एक बार लिखिएगा मेरे साथ, ऐसी सभी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं मेरे भाई, जिनके गुणनखंड का योग, जिनके गुणनखंड का योग यानी जिनके फैक्टर का सम जो होता है, जिनके गुणनखंड का योग उस संख्या को जिसके गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर होता है, उस संख्या के बराबर होता है, उस संख्या के बराबर होता है, बराबर होता है। ब्रैकेट में एक बात और लिखेंगे, संख्या को छोड़कर, मतलब गुणनखंड में हमें संख्या को काउंट नहीं करना है, गुणनखंड में हमें संख्या को काउंट नहीं करना है। उस संख्या को छोड़कर बाकी उसके जितने भी फैक्टर हैं, अगर उनका सम उस संख्या के बराबर आ जाता है तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? उस संख्या को हम लोग मेरे भाई परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। वो आपसे केवल डेफिनेशन पूछ सकता है, परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन पूछ सकता है मेरे भाई। वो आपसे ये कह सकता है भाई कौन सा इसमें परफेक्ट नंबर है। तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता है 6। 6 कैसे है भाई? 6 के फैक्टर लिखिए, ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 6 को डिवाइड करती हैं। तो आप कहेंगे 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और खुद 6 से डिवाइड होता है। स्वयं को छोड़ना है, संख्या को छोड़कर, जो संख्या है उसे छोड़ना है। अन्य गुणनखंडों का योग, अन्य फैक्टर का सम उस संख्या के बराबर आना चाहिए। तो 3 और 2 5 और 1 6, क्या अन्य गुणनखंडों का योग इस संख्या के बराबर आ गया? तो 6 को हम लोग कह सकते हैं परफेक्ट नंबर है। 6 को हम लोग कह सकते हैं परफेक्ट नंबर है। ऐसी सभी संख्याएं जिनके फैक्टर्स का सम जो है उस संख्या को छोड़ के उस संख्या के बराबर आता है। मतलब फैक्टर में वो संख्या हम लोगों को नहीं लेनी है, बाकी सभी फैक्टर्स का सम जो है उस संख्या के अगर बराबर आ जाता है तो उसको हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। बताऊंगा अभी मैंने क्या लिखा बेटा, इसे उत्तम संख्या भी कह सकते हैं, परफेक्ट मतलब उत्तम संख्या भी हम लोग कह सकते हैं। बाकी आप इसकी हिंदी में मीनिंग मतलब देख लीजिएगा एक बार, इंग्लिश में याद रखिएगा कि इन्हें परफेक्ट नंबर कहा जाता है। ठीक है, दोबारा से समझिए, जब बात आती है परफेक्ट नंबर की, जब बात आती है उत्तम संख्या की, तो मेरे भाई हम उसके फैक्टर्स को देख रहे होते हैं। उस संख्या को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर हैं, बाकी जितने भी गुणनखंड हैं, उनका सम उस संख्या के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो वो मेरा परफेक्ट नंबर होगा। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं जी 8 का बताओ, 8 का लिख लो। 8 के फैक्टर आप मुझे बताओ, 8 किन किन संख्याओं से डिवाइड होता है? तो आपने कहा जी 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और खुद 8 से डिवाइड होगा। संख्या को छोड़ देना है। क्या इसके सभी गुणनखंड का योग इस संख्या के बराबर आ रहा है? 4 2 6 और 1 7, क्या इसके बराबर आ रहा है? नहीं, तो ये मेरा परफेक्ट नंबर नहीं है मेरे भाई। अगला परफेक्ट नंबर मैं आपसे पूछूं तो अगला परफेक्ट नंबर 28 होगा। होगा, एक बार 28 को चेक करके बताइए, एक बार 28 को चेक करके बताइए कि 28 मेरा क्या परफेक्ट नंबर है? 28 मेरा परफेक्ट नंबर है क्या?
आपने कहा जी 28 के फैक्टर लिखो। 28 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 14 से भी डिवाइड होगा, 28 से भी डिवाइड होगा। हम उस संख्या को तो लेंगे नहीं। बाकी सभी फैक्टर्स का एक बार सम करिए। तो आपने कहा 14 और 7 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28, क्या संख्या के बराबर आ गया? आपने कहा जी बिल्कुल आ गया। जब संख्या के बराबर आ जाता है तो ऐसी संख्याओं को हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। हमेशा नहीं, लेकिन मोस्टली केसेस में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एक छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा, परफेक्ट नंबर पहचानने की ट्रिक ये होती है कि परफेक्ट नंबर में या तो इकाई के अंक पे 6 होगा या इकाई के अंक पे 8 होगा। इसे साइड में एक ब्रैकेट में बंद करके लिख लीजिए, बॉक्स में बंद करके लिख लीजिए कि भाई साहब हमेशा नहीं, लेकिन अगर हमें पहचान करनी है, बहुत जल्दी पहचान करनी है, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि परफेक्ट नंबर में या तो यूनिट डिजिट पे 6 होगा या यूनिट डिजिट पे 8 होगा। लेकिन सभी यूनिट डिजिट जो 6 वाली परफेक्ट नंबर हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे ये बच्चा नकुल पोसवाल बिल्कुल ठीक कह रहा है, 6 भी है 28 भी है। ऐसे ही देखोगे 496 भी आपको परफेक्ट नंबर दिखाई देगा। ऐसे ही देखोगे तो 8128 आपको परफेक्ट नंबर दिखाई देगा। आप इनके फैक्टर्स निकालना, संख्या को छोड़ के फैक्टर्स का सम करके देखना, तो आप लोग पाएंगे कि फैक्टर्स का सम इनके बराबर आ जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो क्या आप लोगों को क्लासिफिकेशन में कोई दिक्कत है? क्या आप लोगों को क्लासिफिकेशन में कोई दिक्कत है? बोलो। अगर नहीं है तो एक बार मेरे भाई, अगर नहीं है तो एक बार थम्स अप करेंगे। अगर नहीं है तो एक बार जो है वो थम्स अप करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है। अब कुछ ऑपरेशंस की तरफ हम लोग चलते हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, चले क्या? बोलो। एक बच्चा पूछ रहा है यौगिक संख्या। भाई यौगिक कंपोजिट नंबर को ही यौगिक कहते हैं, कंपोजिट नंबर को ही यौगिक कहते हैं मेरे भाई। जो ये बताया ना, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, उन सबको कंपोजिट नंबर कहा जाता है, उन सबको यौगिक कहा जाता है, संयुक्त कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है। यही जो नाम है यहां लिख देता हूं, यही यौगिक संख्या होती है। यही मेरे भाई यौगिक संख्या भी कहलाती हैं, जो एक कंपोजिट नंबर होता है। कंफ्यूज मत हो भाई, कुछ भी नहीं छोड़ के चलेंगे हम लोग। बढ़ जाएं आगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं भाई मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन नहीं, अगले रिजल्ट की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ऑपरेशन डालिएगा, कुछ ऑपरेशन पे हम लोग बात कर लेते हैं। ये कौन सा ऑपरेशन आ गया, अभी समझ में आएगा कौन सा ऑपरेशन आ गया। बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह कैलकुलेशन को छोटा करने के काम करते हैं ये ऑपरेशन। बहुत जगह मेरे भाई मदद करते हैं, क्वेश्चन में हिंट देते हैं कि आखिर क्वेश्चन में करना क्या है। एक क्या होता है, एक ना तो कंपोजिट नंबर होता है, एक ना हमारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, जब भी एक के बारे में कोई आप लोगों से पूछे, वन के बारे में कोई आप लोगों से पूछे, तो हमेशा कहना भाई साहब नहीं, एक के बारे में तो विचार ही नहीं है, ना तो ये कंपोजिट नंबर होगा ना ये मेरा प्राइम नंबर होगा। ठीक है, और सब चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। कुछ चीजें अगर रह गई हैं तो बीच बीच में आती रहेंगी, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। जिस दिन नंबर सिस्टम खत्म होगा उस दिन चैप्टर पूरी तरीके से ही खत्म होगा मेरे भाई। 23-29 नहीं है, ये कुछ नहीं है। अब आइए मेरे भाई ध्यान से इस चीजों को पढ़िए। अगर मैं ऑपरेशन की बात करता हूं तो ऑपरेशन बहुत सारे केसेस में हमारी कैलकुलेशन को छोटा करने का काम करते हैं। मैं किन ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं? मैं उन ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं कि ओड और ओड जुड़ के हमेशा इवन आता है, ये आपको पता होना चाहिए। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि 2 ओड संख्याओं को जोड़ रहा हूं और एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जो इवन है, तो मुझे अगर रिजल्ट पता होगा कि जब भी 2 ओड संख्याएं जुड़ती हैं, जब भी 2 विषम संख्याएं जुड़ती हैं, हमेशा सम संख्या आती है, तो मैं बिना सॉल्व करे उस ऑप्शन को टिक कर दूंगा। मेरा मतलब समझे? मेरा मतलब यह था, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। मैंने आप लोगों से कहा 2 ओड नंबर हैं,
ये भी विषम है और ये भी विषम है। मुझे पता है जब दो ओड नंबर जुड़ते हैं तो आंसर जो है वो सम संख्या आता है। किन्हीं भी दो ओड नंबर्स को जोड़ लो, 5 को 7 को जोड़ोगे 12 आएगा, 13 को और 8 को जोड़ोगे, 13 और 9 को जोड़ोगे तो 22 आएगा। यानी जब भी दो ओड नंबर जुड़ेंगे तो हमेशा रिजल्ट जो आएगा वो इवन आएगा। अगर ये रिजल्ट आप लोगों को याद है, उसने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया, भाई साहब ध्यान से सुनना, उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। पहला आंसर दिया हुआ था 7, 3 और 5 जुड़ के 7 आएगा, 3 और 5 जुड़ के 9 आएगा, 3 और 5 जुड़ के 11 आएगा, और 3 और 5 जुड़ के 8 आएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, 3 और 5 जोड़ के बताइए कितना होगा। ये तो बहुत एक छोटा सा नंबर है, लेकिन मेरे दोस्त यहां कुछ भी हो सकता है। आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि अगर ओड और ओड जुड़ेंगे तो आंसर इवन आएगा। क्या ये इवन है? नहीं है, मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा। क्या ये इवन है? नहीं है। क्या ये इवन है? नहीं है। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है तो बिना सॉल्व करे आप लोग टिक कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये ऑपरेशंस जो होते हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन को छोटा करने का काम करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये हिंट प्रोवाइड करते हैं कि क्वेश्चन में आखिर करना क्या है। कुछ ऑपरेशंस मैं आपके सामने लिखवाता हूं मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब भी कोई आप लोगों से बोले जब भी कोई आप लोगों से बोले कि दो ओड संख्याओं को जोड़ के रिजल्ट क्या आता है, तो आप एक एग्जांपल से करके देख लेना। पहली ओड नंबर 3 लेना, दूसरा ओड नंबर 5 लेना, 3 और 5 को जोड़ोगे 8 आएगा। 8 मेरा क्या है? इवन है। तो रिजल्ट बना दीजिए, ओड और ओड को जोड़ के हमेशा इवन आता है। पहला रिजल्ट ये बन गया भाई साहब, ठीक है। दूसरा रिजल्ट मैंने आपसे पूछा कि एक ओड संख्या है, एक इवन संख्या है, इनको जोड़ के क्या आएगा? तो आपने कहा जी मैं तो एग्जाम्पल के साथ समझूंगा, ये 3 है, इवन मैंने 4 ले दी, तो यहां रिजल्ट क्या आ गया? 7 आ गया। 7 क्या है मेरे भाई? ओड दिया हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा? ये ओड आ जाएगा। कोई दिक्कत? मैंने आप लोगों से एक और पूछा कि भाई साहब अगर दोनों ही इवन ले दूं, मैं दोनों ही इवन ले दूं तो उन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? बोले आप 4 और 6 लेना चाह रहे हो तो आंसर भी इवन ही आएगा। 10 मेरा इवन है। तो क्या ये तीनों रिजल्ट आप लोग समझ चुके हैं? मेरे प्यारे दोस्त, आज के बाद जब भी आपको दो ओड संख्या जुड़ती हुई नजर आए तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है? इवन आता है। जब भी दो इवन संख्या जुड़ती हुई नजर आए तो रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा इवन आएगा। और जब भी एक ओड और एक इवन संख्या जुड़ती आए तो हमेशा रिजल्ट आएगा ओड। क्या ये चीज समझ में आ चुकी है? अब इसमें यह मत कहना जी हिंदी में भी लिख दो। मेरे प्यारे दोस्त, इतना आप लोग जानते हैं, ओड को हम लोग विषम कहते हैं और इवन को हम लोग सम कहते हैं। तो आप लोग ये अपने हिसाब से लिख लीजिए, चाहे आप हिंदी मीडियम में हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हैं, इतना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। आगे बढ़े, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब इन्हीं चीजों को मल्टीप्लाई में देखते हैं कि मल्टीप्लाई में भाई साहब क्या बवाल आता है। मैंने आप लोगों से पूछा ओड और ओड की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो आपने कहा जी हमें नहीं पता, लेकिन एग्जाम्पल से हम बता जरूर देंगे। कैसे? ओड मैंने लिया मेरे भाई 3, ओड मैंने लिया 5, क्या दोनों की गुणा करेंगे 15 आएगा? क्या ये भी ओड है? यानी आज के बाद अगर दो ओड नंबर की मल्टीप्लाई करता हूं आपस में तो रिजल्ट हमेशा ओड आएगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी। ये चीज हमेशा आप लोगों को मेरे भाई याद रखनी होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल चीज समझ में आ गई। मैंने आप लोगों से आगे कहा एक ओड ले लो और एक इवन ले लो। अच्छा, एक ओड ले रहे हो, एक इवन ले रहे हो। ओड में आप 7 ले रहे हो, इवन में आप 4 ले रहे हो, तो क्या आएगा रिजल्ट? आप कहेंगे 28। क्या ये इवन आ जाएगा? यानी आज के बाद एक ओड संख्या हो एक इवन संख्या हो, उन दोनों की गुणा होने के बाद क्या आएगा? इवन ही आएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं जी। आपने कहा जी अगर मैं दोनों ही इवन ले लूं, ये तो सोने पे सुहागा है, ये तो हमेशा ही इवन देगा। ये तो सोने पे सुहागा है भाई साहब, ये तो हमेशा ही इवन देगा।
तो ये रिजल्ट जो है आप लोगों को याद होने चाहिए मेरे भाई, और याद भी नहीं है तो आप इसे निकाल सकते हैं एट इंस्टेंट। जिस मोमेंट पे ये चीज पूछी जाती है उस मोमेंट पे आप वैल्यू पुट करके बता सकते हैं, वैल्यू पुट करके बता सकते हैं मेरे भाई। आप में से कुछ लोग जो है ना, मतलब उनका भेजा थोड़ा सा दाएं बाएं घूम जाता है। भेजा कैसे? भेजा मैं दिमाग को यूज कर रहा हूँ यहाँ। मतलब वो बीच में सर इंग्लिश में पढ़ाओ, हमें हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी ऐसी चीज है जो हिंदी में, हिंदी वाले एक बार को बोलते तो मैं मानता भी कि भाई साहब उन लोगों को परेशानी हो रही है। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो मैंने बाईलिंगुअल नहीं बोली है। बाईलिंगुअल मैंने नहीं बोली है। मैंने लिखा भी है ओड को विषम कहते हैं और इवन को सम कहते हैं। ओड और ओड को जोड़ोगे, विषम और विषम को जोड़ोगे सम बनेगा, विषम और सम को जोड़ोगे विषम बनेगा, सम और सम को जोड़ोगे सम बनेगा हमेशा। आया कहां से? वैल्यू पुट करके देख लीजिए। विषम विषम की गुणा करोगे विषम बनेगा, विषम सम की गुणा करोगे सम बनेगा, और सम सम की गुणा करोगे सम बनेगा। ज्यादा जल्दी की क्लास तो नहीं रख दी है ये? सुबह 9 बजे तक पूरी तरीके से उठ जाते हो ना आप लोग? एक बार बताओ, सुबह 9 बजे जो है वो पूरी तरीके से उठ जाते हो ना? ऐसा तो नहीं है सुबह चारपाई से उठे, दो उंगलियां ली, यहां लगाई और थोड़ा सा मसल के खत्म, खत्म, मुंह भी नहीं धो यार क्लास पे बैठ गए, ऐसा तो नहीं है मेरे दोस्त। ऐसा नहीं करना है। बहुत मजेदार बैच चल रहा है, इसका फायदा उठाना है, फायदा उठाना है मेरे दोस्त। हमेशा ऐसा टाइम नहीं होता, हमेशा ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती। बहुत सारी, मतलब बहुत सारी कॉस्टिंग आ रही होती है हम लोगों की भी। तो हमेशा हम ही नहीं, कोई भी प्लेटफॉर्म ज्यादा लंबे टाइम तक चीजें फ्री नहीं चला सकता। क्योंकि आप देखोगे इस क्लास के पीछे बहुत सारे स्ट्रीमर्स होते हैं और सर्वर होता है मेरे भाई, लाइट होती है, कैमरे होते हैं, मतलब बहुत सारा सेटअप करना होता है। तो आप लोगों को पता है कि इनमें खर्चा आता है चीजों पे। ठीक है, इंटरनेट होता है बहुत सारी, अब अगर आप लगाओगे तो मेरे दोस्त इसका यूटिलाइज करिए। एक बेहतरीन क्लास आपके सामने है, बहाने मत बनाइए। जीवन में अगर बहाने बनाते रहेंगे बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये सारी चीज आप लोग पढ़ चुके हैं। अब मैं ऐसी एक बेस कीमती ऑपरेशन जो है वो रेशनल और इरेशनल को लेकर और बताने जा रहा हूं, और मुझे 100% उम्मीद है, मुझे 100% उम्मीद है कि आप वहां कंफ्यूज होंगे तो होंगे। पहला रिजल्ट मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं, पहला रिजल्ट बेटा माइनस में भी ऐसे निकाल देना। ओड माइनस ओड क्या होता है? 5 में से 3 घटाना हमेशा ही बनाएगा। ठीक है, ओड माइनस ओड इवन होगा, इवन माइनस ओड क्या होगा? 8 में से जो है वो 5 घटाना हमेशा ओड आएगा। तो इस तरीके से आप माइनस वाले भी रिजल्ट बना लेना। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इंपोर्टेंट लिखना पहले, सबसे पहले कंफ्यूज करते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं मेरे भाई। आइए यहां पे, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि दो रेशनल नंबर हैं, दो परिमेय संख्या हैं, दो रेशनल नंबर हैं, दो परिमेय संख्या हैं, वो जुड़ने के बाद क्या रिजल्ट देंगी? अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? वो रिजल्ट के बारे में मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। तो आपने कहा जी रेशनल नंबर यानी 1/2 भी हो सकता है, रेशनल नंबर 2/3 भी हो सकता है। 1/2 और 2/3 को जोड़ोगे तो फ्रैक्शन में ही कुछ आएगा। यानी हमेशा रेशनल और रेशनल जुड़ने के बाद हमेशा आंसर में भी रेशनल ही आएगा, हमेशा आंसर में भी रेशनल ही आएगा। इस चीज को आप लोग दिलो दिमाग में सेट कर लेंगे। आप कहेंगे जी एग्जाम्पल बताओ, तो मैं कहूंगा भाई साहब 2/5 प्लस 5/6, 2/5 और 5/6 को जोड़ के देखो क्या वो आने वाली संख्या रेशनल नंबर है या नहीं। आपने कहा जी मैं तो रेशनल नंबर 5 लूंगा, रेशनल नंबर मैं तो 7 लूंगा, दोनों को जोड़ूंगा तो 12 मेरा रेशनल नंबर है या नहीं। यानी आज के बाद हम लोग गांठ बांध लेंगे, आज के बाद दिमाग के एक कोने में सेट कर देंगे कि जब भी दो रेशनल नंबर जुड़ेंगे, जब भी दो रेशनल नंबर जुड़ेंगे मेरे भाई, वो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। जीरो रेशनल नंबर है, इंटीजर है, दोनों है। जीरो रेशनल भी है, जीरो इंटीजर भी है मेरे भाई।
क्या ये चीज समझ में आई? अब मैं दूसरा रिजल्ट आपके सामने लिखने जा रहा हूं, मुझे बताना कि रिजल्ट क्या आएगा। एक रेशनल नंबर मैंने लिया, एक इरेशनल नंबर मैंने लिया। अब मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त, रिजल्ट क्या आएगा। एक तो परिमेय संख्या मैंने ली, परिमेय संख्या मैंने ली, और एक अपरिमेय संख्या मैंने ली। एक तो परिमेय संख्या मैंने ली और एक अपरिमेय संख्या मैंने ली। अब बताओ क्या आएगा। सोच समझ के आंसर देना, रटना रटाना कुछ नहीं है मेरे भाई, बहुत शांति से पढ़ना है। मुझे बताइए, अगर एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो जुड़ के क्या आएगा। आपने कहा, बहुत शानदार बात आपने कही, रेशनल नंबर 3 ले दो, कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे नहीं। इरेशनल नंबर √3 ले दो, क्या ये इरेशनल नंबर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो क्या ये 3 + √3 आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। ये कैसा नंबर है भाई साहब, ये कैसा नंबर है? क्या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। √3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे, तो रिजल्ट जो आएगा मेरे प्यारे दोस्त, इरेशनल नंबर आएगा, अपरिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या आएगी। आज के बाद अगर आप एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो हमेशा इरेशनल नंबर आता है। आप पूछेंगे जी क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन कैसे बनता है वो हमें बताइए, क्वेश्चन कैसा बनेगा। क्वेश्चन पूछता है वो आप लोगों से थ्योरी के रूप में। वो आपसे कहेगा सम ऑफ रेशनल नंबर और इस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू, ऑप्शन में देगा रेशनल, ऑप्शन में देगा इरेशनल, ऑप्शन में देगा मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल, नन ऑफ दिस। तो आप इरेशनल पे टिक कर देंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मत करो यार लाइक पाइक कुछ मत करो, आप पढ़ लो बस। मैंने आपसे एक बार भी लाइक के लिए नहीं कहा। बेटा √4 मेरा रेशनल नंबर नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि रेशनल नंबर 2 लीजिए, रेशनल नंबर 2 लीजिए और √4 इरेशनल नंबर, तो कौन कहता है √4 इरेशनल नंबर है? कौन कहता है √4 इरेशनल नंबर है? तो आप कहेंगे √4 का मतलब 2 होता है। जब तक सॉल्व नहीं हो जाए तब तक हम डिसाइड नहीं करते कि रेशनल है या इरेशनल है। तो मेरे भाई आपने रेशनल और रेशनल को जोड़ा है तो आंसर रेशनल ही आएगा। पहले वाला रिलेशन, पहले वाला जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो मेरे भाई दोनों को जोड़ के इरेशनल ही आएगा। अब लिखने जा रहा हूं तीसरा वाला पॉइंट जो है, जो आपके दिलो दिमाग की सारी नसों को ढीला कर देगा भाई साहब। सोच समझ के आंसर देना कि तीसरा वाला रिजल्ट क्या है। इरेशनल को अपरिमेय कहते हैं। अब भूल के ये मत लिख देना जी हिंदी में भी समझाओ, इंग्लिश में भी समझाओ, सारी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बस बंगाली और उर्दू बोलने की कमी रह गई है बस। सी ऑप्शन, हाँ सी रिजल्ट देख रहे हैं भाई। मैंने आप लोगों से कहा रेशनल रेशनल भी हो गया, रेशनल इरेशनल। भाई साहब ये दोनों हो, इरेशनल ही दोनों संख्या हो, यानी दो इरेशनल को जोड़ के क्या आएगा? सोच के जवाब देना, सोच के जवाब देना, तेजी से जवाब नहीं देना है। दो इरेशनल को जोड़ के क्या आएगा बताओ। दो इरेशनल संख्याओं को जोड़ के क्या आएगा? बहुत सोच समझ के जवाब देना, बहुत सोच समझ के। इरेशनल, पक्का पक्का, अपनी बात पे डटे हुए हो, बदल मत जाना। तो इरेशनल नंबर को जोड़ के क्या आएगा, मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं भाई साहब। हाँ, अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं और मुझे बताना दोनों की वैल्यू क्या आएगी। पहला इरेशनल मैंने √3 लिया, क्या ये इरेशनल है? तो आपने कहा बिल्कुल इरेशनल है। दूसरा इरेशनल मैंने √7 लिया, क्या ये भी इरेशनल है, अपरिमेय है? तो आपने कहा बिल्कुल अपरिमेय है। जब मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा तो क्या जुड़ने के बाद जो है ये √3 + √7 आ जाएगा, जो कि इरेशनल है। यानी यहां से समझ में आया कि दो इरेशनल संख्याओं को जोड़ के इरेशनल ही आता है। बहुत बढ़िया। लेकिन एक एग्जांपल और देता हूं। पहला इरेशनल नंबर मैंने ये लिया, क्या ये इरेशनल नंबर है? पहले तो मुझे ये बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है?
ये परिमेय है या अपरिमेय है? तो आपने कहा जी √2 की वैल्यू कहां पता है, तो ये मेरा अपरिमेय हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मैंने इसको लिया, मैंने कहा ये परिमेय है या अपरिमेय है, आपने कहा जी √2 की वैल्यू किसे पता है एग्जैक्ट, तो अपरिमेय हो जाएगा। अगर मैं दोनों अपरिमेय संख्याओं को जोड़ता हूं तो क्या √2 से √2 कट जाएगा, यहां जो वैल्यू आएगी 3 और 3 6 आ जाएगी, आया ना? यानी दो इरेशनल नंबर को जोड़ के रेशनल नंबर भी आ सकता है। दो इरेशनल नंबर को जोड़ के रेशनल नंबर भी आ सकता है। तो यहां आप दोनों को कहेंगे कि दो इरेशनल नंबर को जोड़ के इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। एक बार बोर्ड पे देखिएगा इन तीनों रिजल्ट को और मुझे बताइएगा क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? भाई साहब बहुत मेहनत लग रही है, इस मेहनत को बेकार मत जाने देना। एक एक बात अपनी कॉपी पे लिख लेना और फिर मैं देखता हूं आप जहां से मन करे वहां से क्वेश्चन उठाना। आप क्वेश्चन में कभी अटकोगे नहीं, ठीक है? ऊपर करना भाई, जीरो का क्या लिखा है? जीरो इवन नंबर हो सकता है सर, जीरो इवन नंबर हो सकता है, हो सकता है, जीरो इवन नंबर होता ही, आप इससे भी वेरीफाई कर सकते हैं, इससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। बताइए, इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? बेटा इन रिजल्ट को याद रखिए, अभी इनमें मल्टीप्लाई और लेने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई और लेने जा रहा हूं। मैंने कहा जब भी दो रेशनल नंबर को जोड़ोगे, एग्जाम्पल क्या लोगे, 1/2 प्लस 3/4, दोनों को जोड़ना, यहां एक रेशनल नंबर आएगा। जब एक इरेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को लोगे तो हमेशा इरेशनल आएगा, यहां 2 लेना, यहां √3 लेना, दोनों को जोड़ोगे तो वो इरेशनल ही आएगा। यहां आप 0 भी ले सकते हैं, यहां √5 भी ले सकते हैं, 0 में √5 जोड़ोगे तो √5 ही आएगा। तो रेशनल और इरेशनल का सम जो है हमेशा इरेशनल आता है, ठीक है? जब भी दो इरेशनल संख्याओं को जोड़ा जाता है तो यहां याद रख लेना, क्या याद रख लेना, यहां याद रख लेना मेरे भाई कि हमेशा इरेशनल आएगा या फिर रेशनल आएगा, हमेशा इरेशनल आएगा या फिर रेशनल आएगा। रूट के अंदर माइनस डिफाइंड नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर में चला जाएगा तो उसको नहीं लेना है। √16 प्लस √9, भाई आप देखो ना मुझसे क्या पूछ रहे हो, अब तो आप निकाल सकते हो। अच्छा आप लोग बताओ, एक भाई ने मुझसे ये पूछा है, ये क्या है बताइए, ये बताइए ये क्या है? आप कहोगे जी पहले तो इसे सॉल्व कर लो, ये 4 है, रेशनल नंबर है, 9 का वर्गमूल 3 ये भी रेशनल नंबर है, और दो रेशनल नंबर को जोड़ोगे तो रेशनल ही आएगा, 7 मेरा रेशनल नंबर है। हो गया काम खत्म। तो खुद चेक करिए भाई, पूछने की आवश्यकता ही आपको नहीं पड़ेगी। मानते हो इस बात को? आइए आगे बढ़ते हैं भाई साहब, एक प्रोडक्ट का सीन और समझ लेते हैं, 10 बजे से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है भाई? ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है। अब मैं ऑपरेशन कुछ मल्टीप्लाई के देख लेता हूं। मैंने आप लोगों से कहा दो रेशनल नंबर की गुणा करके बताइए क्या आएगा। अगर आप दो रेशनल नंबर की गुणा करते हैं तो क्या आएगा, सोच समझ के वैल्यू रखना मेरे भाई, तीनों रिजल्ट आपको बताने हैं, ठीक है? मैंने कहा एक रेशनल नंबर ले लो, एक रेशनल नंबर ले लो, परिमेय संख्या ले लो, एक इरेशनल नंबर ले लो, दोनों की गुणा करोगे तो क्या आएगा? आपने कहा जरूर बताएंगे, एग्जाम्पल लिखते चलना। मैंने कहा एक इरेशनल नंबर ले लो मेरे भाई, इरेशनल नंबर ले लो और दूसरा भी इरेशनल नंबर ले लो, अब रिजल्ट क्या आएगा ये आपको मुझे समझाना है, ये आपको मुझे रिजल्ट समझाना है। बताइए, यूनिट डिजिट नहीं होगा भाई, ऐसे ही थोड़ी ना है, ऐसे ही थोड़ी ना 8 महीने लूंगा, ऐसे बीच में डिस्टरबेंस मत करो। नहीं पढ़ना है तो बेझिझक जाइए मेरे दोस्त, आराम से, जहां चीजें समझ में आ रही हैं, जहां चीजें पढ़नी है वहां पढ़िए। मैंने इस बैच को नाम फाउंडेशन बैच दिया है तो इसमें टाइम लगेगा लेकिन बचेगा कुछ नहीं, बहुत शांति से पढ़ेंगे, बहुत शांति से, ठीक है? कब आगे बढ़ना है कब आगे नहीं बढ़ना है वो मैं डिसाइड करूंगा, लेकिन मेरे भाई आपको बस इस चीज से बचना है कि आपके अंदर बोरिंग फील ना हो जाए।
आपका मन जो है वो परेशान ना हो जाए। नंबर ऑफ क्लासेस से आप परेशान मत होना, बस मैं एक चीज आप लोगों से मांगता हूं, नंबर ऑफ क्लासेस से आप परेशान मत होना, बाकी कंटेंट डिलीवर करने से मैं परेशान नहीं हूंगा, दिमाग में डालने से मैं परेशान नहीं हूं। ठीक है मेरे भाई, ऊपर करना और ऊपर करो, बस। चलिए बताइए, इन तीनों का रिजल्ट बताइए। आराम से सोच समझ के बताना, मैंने कहा था कि आप कंफ्यूज होंगे, आप कंफ्यूज होंगे। बताइए। अबे मूर्ख प्राणी, फाउंडेशन कोर्स है ना दीपक भाटी सर का, वहां जाते क्यों नहीं? हाँ? तुम्हारी यही आदत है, तुम वहां की उनकी क्लास में जाके कहते हो कि राहुल सर को बुलाओ, और तुम्हारा बस यही काम रह गया है, इस टीचर का जाके वहां कहना, उस टीचर का जाके यहाँ कहना। कब सुधरोगे? कब अपने जीवन में टाइम का महत्व समझोगे? कितना इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, सारी फैसिलिटी दी हुई है भाई साहब, जाओ ना वहाँ। फाउंडेशन कोर्स है बहुत सस्ते प्राइस में और बहुत शानदार कंटेंट के साथ, कोई मौका ही नहीं छोड़ा है ना। लेकिन मूर्खता नहीं दिखानी है हर जगह आपको अपनी। बताइए, आपने कहा जी आप ही समझाओ, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैंने रेशनल नंबर 1/2 लिया, इरेशनल नंबर मैंने 3/5 लिया, दोनों की मैंने मल्टीप्लाई करी, क्या ये मेरा रेशनल नंबर आएगा? तो आपने कहा बिल्कुल। एक और सेट करके देखा मैंने, रेशनल नंबर 0 ले लिया, रेशनल नंबर दूसरा 5 ले लिया, दोनों की गुणा करी, क्या ये भी रेशनल नंबर है? बिल्कुल। यानी यहां से हमें यह कंफर्म हो चुका है कि जब भी दो रेशनल नंबर की हम लोग गुणा करते हैं तो हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। तो पहले का आप लोग सभी निकाल चुके हो कि जब भी दो रेशनल नंबर की गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रेशनल नंबर ही निकल के आएगा, रेशनल नंबर ही मेरे भाई निकल के आएगा। आइए मिलिए इन महोदय से। आपने कहा जी एक रेशनल ले लो, मेरे दिमाग में आया 1/4 रेशनल लूंगा। आपने कहा एक इरेशनल ले लो, मैंने कहा √3 ले लूं क्या? तो आपने कहा बिल्कुल ले लो। √3 की गुणा 1 में करूंगा, √3 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 4। क्या ये रेशनल नंबर है? आपने कहा नहीं, इस ये तो इरेशनल नंबर है। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि जब भी एक रेशनल और एक इरेशनल की गुणा होती है तो इरेशनल तो आता ही आता है। लेकिन मेरे भाई अगर मैं रेशनल नंबर में 0 ले गया और इरेशनल नंबर में मैंने कुछ भी ले लिया तो मेरे भाई ये हमेशा 0 आएगा, और 0 मेरा रेशनल नंबर होता है। यानी मेरे दोस्त, रेशनल और इरेशनल की गुणा करने पर, रेशनल और इरेशनल की गुणा करने पर इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। रेशनल तब आएगा जब आप इसको 0 ले रहे होंगे, इस वाली वैल्यू को 0 ले रहे होंगे, यानी इसमें दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। इसका रिजल्ट मैं आप लोगों से चाहूंगा, बताइए। इरेशनल और इरेशनल की गुणा करके बताइए, इसका रिजल्ट मैं आप लोगों से चाहूंगा। ठीक है आलोक वर्मा, मेरे भाई 496 के ना फैक्टर हमें करने होंगे। 496 किस किस से डिवाइड होता है, ये काम मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ। 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 के बाद 496 4 से डिवाइड भी होगा, 6 अट्ठे 48 6 से नहीं होगा, 8 6 48 8 से डिवाइड होगा, 16 से डिवाइड होगा, फिर आगे देख लेना किससे डिवाइड होगा। उन सभी फैक्टर्स का सम करना, तो उस संख्या को छोड़ के बाकी सभी फैक्टर्स का सम उस संख्या के बराबर आएगा। दोनों होंगे, इरेशनल भी रेशनल भी। मेरे भाई जब मैंने आपसे पूछा कि इरेशनल और इरेशनल को जोड़ के क्या आएगा, तो आपने कहा जी पहले इसे हमें समझाओ। मैंने आप लोगों से कहा एक इरेशनल नंबर √3 लेता हूं, एक इरेशनल नंबर √7 लेता हूं, क्या ये दोनों इरेशनल नंबर हैं? जब दो इरेशनल नंबर की गुणा करते हैं तो क्या ये भी इरेशनल नंबर आया है? तो मेरे भाई इरेशनल की गुणा इरेशनल में करने पर इरेशनल आता है, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। बहुत शानदार। मैंने कहा दो इरेशनल लेने हैं ना, मैंने कहा एक तो आप लोग लो 3 + √2, ये इरेशनल है। एक लो आप 3 - √2, ये भी इरेशनल है। दोनों की गुणा करके बताओ क्या आएगा।
तो आपने कहा a प्लस बी, a माइनस बी की गुणा करते हैं तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा। तो क्या ये रेशनल नंबर आ रहा है? यानी यहां से क्या प्रूव हो गया कि इर्रेशनल गुणा इर्रेशनल जो है वो रेशनल भी आ सकता है। तो अब मुझे बताइए कि थ्योरी पार्ट क्लियर हुआ या नहीं, ऑपरेशन क्लियर हुए या नहीं मेरे भाई। रेशनल मतलब परिमेय गुणा परिमेय बराबर परिमेय आएगा, परिमेय गुणा अपरिमेय बराबर परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय गुणा अपरिमेय बराबर अपरिमेय भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है। यही चीज मैंने आपको यहां समझाने की कोशिश की है। जब आप इन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस मेरे भाई आप कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपके दिलो दिमाग में सेट बैठ जाएंगे, ये रिजल्ट ये ऑपरेशन जो है आपके दिलो दिमाग में सेट बैठ जाएंगे। क्लियर है? तो क्लियर है तो एक बार थम्स अप आप लोग भेजेंगे कि हाँ सब कुछ क्लियर है। अब 2-4 क्वेश्चन दिखा दिए जाएं जिससे हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, जिससे हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को दिखा दिए जाएं। वाह, शानदार, गजब, लाजवाब। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूं। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट, इवन, ओड, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेचुरल, होल, रियल, वीएल, सब सारा बवाल हम लोग ये देख चुके हैं मेरे भाई। नेक्स्ट ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर, ये रहा आपके सामने। बहुत तेजी से स्पीड से आप लोग मुझे बताएंगे। अगर आपने थ्योरी बहुत शांति से पढ़ी है, थ्योरी बहुत ध्यान से पढ़ी है तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहना चाह रहा है सर? क्या लिखा है भाई? 7 रेशनल नंबर कैसे है? ओ मेरे भाई, 7 रेशनल नंबर ऐसे है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी है, क्यों जीरो भी नहीं है, दोनों इंटीजर हैं। कल भी बताया था कि अगर कोई भी इंटीजर संख्या आपसे पूछी जाए तो सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो मेरे रेशनल नंबर होते हैं। बताइए भाई साहब, पाई क्या है? पाई कोई नंबर नहीं है मेरे भाई, पाई तो रेशो है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो है। जब कोई नंबर ही नहीं है तो ये मेरा क्या फ्रैक्शन है? नहीं। क्या रिकरिंग डेसिमल है? नहीं। क्या रेशनल नंबर है? नहीं। ये तो मेरा इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है मेरे भाई? ये मेरा इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, सारे पॉइंट पढ़ लेना, एक ही पॉइंट देख के डिसाइड मत करना मेरे भाई। नहीं, ये मैं ऐसी की ऐसी बोर्ड पीडीएफ आप लोगों को दूंगा। कल कहां मिली है पीडीएफ? फ्री कोर्सेज फोल्डर में आपकी पीडीएफ डली हुई है कल की, है ना? तो वही ये बोर्ड की पीडीएफ आप लोगों को, कल भी बोर्ड की पीडीएफ दी थी, आज भी बोर्ड की पीडीएफ दूंगा, हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को दूंगा। वहां से चीजें कर लेना, चैप्टर खत्म करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को दूंगा प्रैक्टिस के लिए। फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा? क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब कौन सा कथन जो है वो सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पाई का सही मान ना बाबा ना, पाई का ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, पाई की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। पाई का सही मान नहीं बोला ना, नहीं होगा पाई का सही मान 22/7। तीसरा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, 100% की बात है, ऑप्शन नंबर सी। आगे ही नहीं बढ़ूंगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नहीं गलत बात। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए पहचानो और आंसर करो मेरे भाई। रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल को जोड़ा, एक इरेशनल को जोड़ा, रेशनल को जोड़ा, एक इरेशनल को जोड़ा, हमेशा इरेशनल ही आएगा। या इसे देखोगे ये जुड़ने के बाद 3 + 2√5 ही आएगा। क्या ये मेरा इरेशनल नहीं है? तो आप कहेंगे इरेशनल है, तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल आएगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं मेरे भाई? थोड़ा सा मुझे बताइए। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं।
रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं। यानी जो मेरे प्यारे दोस्त a प्लस आई बी की फॉर्म में होते हैं, अगर मैंने आपसे कहा 2 प्लस 3i, तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। यानी ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, दोनों को जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। ठीक है, आई मतलब आयोटा, प्राकृतिक संख्या एक से लेके अनंत तक, रेशनल नंबर, तीनों कंडीशन बना देना। ठीक है, नेक्स्ट पे पढ़िए। सोच समझ के आंसर आप लोगों को देना होगा, सोच समझ के आंसर आप लोगों को देना होगा मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने कहा कि ये क्या है भाई, पहले खोल लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 होगा, प्लस बी स्क्वायर रूट 11 का ये होगा, प्लस 2ab, दोनों की गुणा होगी 2 रूट 33 हो जाएगा। 11 और 3 14, 14 प्लस 2 रूट 33। आप मुझे बताओ ये क्या है, आप मुझे बताइए क्या है, ये क्या है, रेशनल नंबर, ये क्या है, इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल जुड़ता है तो क्या आता है, इरेशनल आता है। ऑप्शन नंबर सी आएगा। भाई देखो ना, दोनों को जोड़ोगे तो क्या इसका रूट पता है, नहीं पता तो भाई इरेशनल होगा, होगा या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है 2/3 एक परिमेय संख्या है। बताने की जरूरत नहीं थी, हमें भी पता है, P अपॉन Q के फॉर्म में है, Q जीरो नहीं है, दोनों के दोनों इंटीजर हैं, तो इसे हम कह सकते हैं परिमेय संख्या। ये पूछ रहा है ये क्या है, क्या √2 आपको पता है, नहीं पता, नहीं पता तो अपरिमेय, नहीं पता तो क्या अपरिमेय हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या होगी। भाई साहब सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। कल मैंने एक बात बोली थी, अगर वो बात ध्यान से सुनी होगी, अपनी कॉपी में ध्यान से लिखी होगी, तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट आप लोग बता दोगे डायरेक्टली क्या होगा। मैंने जब आपको डेसिमल पढ़ाए थे तो डेसिमल दो तरीके के बताए थे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं वो टर्मिनेटिंग कहलाते हैं, वो सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के होते हैं, एक रिकरिंग, एक नॉन रिकरिंग। रिकरिंग वो होते हैं जो रिपीट होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, दोनों रिपीट होते हैं। तो रिपीट जो होते हैं उनके ऊपर बार लगा देते हैं, वो सारे के सारे बार वाले रेशनल नंबर होते हैं, बताए थे। और जो रिपीट नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। यानी सारे के सारे नॉन रिकरिंग डेसिमल, अनावर्त दशमलव वाले जो होते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है, जबकि आवर्त दशमलव जो होते हैं वो मेरी परिमेय संख्या होती है। तो क्या ये बार वाला क्वेश्चन है तो आप बिना देखे परिमेय संख्या लिख देंगे। वैसे भी जब मैं आपको आगे आवर्त दशमलव पढ़ा दूंगा तब मैं इस 0.23 के ऊपर बार जो है इसको मैं ऐसे लिखूंगा, और आप इसे चेक करेंगे तो P अपॉन Q के फॉर्म में भी है, और Q जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, और ये दोनों जो हैं वो इंटीजर हैं, तो वैसे भी ये रेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सारे रिजल्ट पढ़ना, सारे रिजल्ट पढ़ना। ऑपरेशन बताए थे, ऑपरेशन पे ऐसे क्वेश्चन बनता है। जो मैंने आप लोगों को ऑपरेशन बताए थे उन ऑपरेशन पे मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन बनता है। बताइए, फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं, अच्छा दो इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हो तो दोनों चीज आएंगी। याद करो उस पल को जहां मैंने √3 और √7 को जोड़ा था, तो √3 प्लस √7 इरेशनल नंबर आया था। जहां मैंने 3 प्लस √2 को 3 माइनस √2 में जोड़ा था तो वहां 6 आया था। यानी हमारा रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। पहला, प्राकृतिक या अपरिमेय, हमेशा एक प्राकृतिक या अपरिमेय संख्या होती है, मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल। ऑप्शन नंबर बी, मे भी रेशनल और मे भी इरेशनल, हमेशा ये ही आपके सामने मेरे भाई आएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो मे भी रेशनल, मे भी इरेशनल। ठीक है, रिजल्ट याद रखेंगे मेरे भाई। टोटली नहीं, ये नहीं आएगा भाई, नेचुरल नंबर आ भी सकता है, नहीं भी,
मैंने लिया एक इरेशनल नंबर ये, दूसरा इरेशनल नंबर मैंने ये ले दिया, इन दोनों को मुझे जोड़ना है। ये भी तो इरेशनल नंबर है मेरे भाई। तो आपने देखा 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, 0 आ गया। 0 मेरा नेचुरल नंबर थोड़ी ना है। तो हमेशा नेचुरल नंबर आए ये नहीं कह सकते, लेकिन हमेशा रेशनल आएगा और इरेशनल आएगा, इन दोनों में से ही कोई आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 100% का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, पढ़िए इस क्वेश्चन को तो जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है n एक प्राकृतिक संख्या है कोई भी, तो √n क्या होगा? भाई n की जगह अगर मैं 2 लेता हूं तो √n क्या हो जाएगा? √2 जो है वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। n की जगह मैं 4 लेता हूं तो √4 क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। 2 मेरा रेशनल नंबर है। यानी मेरे भाई n अगर एक प्राकृतिक संख्या है तो √n मेरा इरेशनल भी हो सकता है और √n मेरा रेशनल भी हो सकता है। हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आएगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। हमेशा एक परिमेय संख्या आएगा? बिल्कुल नहीं, ये अपरिमेय भी आ गया। हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगा? बिल्कुल नहीं, यहां ये परिमेय भी आ गया। या तो एक प्राकृतिक संख्या आएगा या एक अपरिमेय संख्या आएगा। बिल्कुल सही है, 100% की बात है, 100% की बात है मेरे भाई। अगर n एक प्राकृतिक संख्या है या तो प्राकृतिक ही आएगा या फिर अपरिमेय आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये CDS 2019 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना मेरे भाई क्या कह के चल रहा है क्वेश्चन। थोड़ा सा आराम से पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, बहुत आराम से पढ़ने की आपको जरूरत है मेरे भाई। क्वेश्चन ने एक बात बोली है कि 3 की पावर n और n की पावर 3 ये बड़ा है। पहला ऑप्शन है n कोई भी प्राकृतिक संख्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या। तो मैंने कहा n की जगह 1 ले दूं, 1 की पावर 3 ले दूं, या 3 की पावर 1 बड़ा है 1 की पावर 3 से, बिल्कुल सही। n की जगह मैं 2 लेता हूं, 3 की पावर 2 9 आ जाएगा और 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। क्या 9 बड़ा है 8 से? बिल्कुल सही। लेकिन जब n की वैल्यू 3 लेता हूं तो 3 की पावर 3 27 हो जाएगा और 3 की पावर 3 27 हो जाएगा। क्या 27 27 से बड़ा है? यानी कि नहीं। यानी कि मेरे भाई ठीक था, जब n इज इक्वल टू 1 लिया तो ठीक था, n इज इक्वल टू 2 लिया तो भी ठीक था, n इज इक्वल टू 3 लिया तो रिलेशन ये गलत हो गया जो दिया हुआ है। 4 लेके देख लें क्या? 3 की पावर 4 81 होता है और 4 की पावर 3 64 होता है, बिल्कुल ठीक है। 5 लेके देख लें, 3 की पावर 5 243 होता है और 5 की पावर 3 125। भाई साहब ये तो सटीक बैठता जा रहा है, यहां तक भी सटीक था, बस इसी पॉइंट पे थोड़ी सी गड़बड़ है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। n कोई भी प्राकृतिक संख्या है, गलत बात। 3 पे तो वेरीफाई नहीं हो रहा है रिजल्ट, कोई भी प्राकृतिक संख्या कैसे हो जाएगी? n 2 से बड़ी एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं, ये तो 1 पर भी वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल गलत बात है ये भी। n 3 से बड़ी एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं भाई साहब, 1 और 2 पे भी वेरीफाई हो रहा है, रिजल्ट 1 और 2 पे भी वेरीफाई हो रहा है। चौथा पॉइंट है n 3 को छोड़कर एक प्राकृतिक संख्या है, 100% की बात है। बस 3 वाले को छोड़ देना, इस वाले को छोड़ देना, बाकी सब वैल्यूज के लिए ये वाला रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। n की कुछ भी वैल्यू रख दो, ये रिलेशन वेरीफाई हो रहा है, बस n इज इक्वल टू 3 वैल्यू को छोड़कर। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये कहां से आया था? CDS 2019 में आपसे पूछा गया है, बताइए। बहुत सोचने वाला क्वेश्चन, बहुत सोचने वाला। कुछ थोड़े से आप लोगों के मतलब यहां कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उन कॉन्सेप्ट को मेरे भाई मैं क्लियर आप लोगों के कर रहा हूं। यदि m और n प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, सबसे पहले तो ये समझिए दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। ऑप्शन अभी नहीं पढ़ना है, केवल अभी क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। तो उसने कहा है m अंडर रूट n क्या होगा?
ये m जो लिखा हुआ है ये इस घुंडी के अंदर लिखा हुआ है, n यहां लिखा हुआ है, ये क्या होगा भाई साहब, इसके बारे में पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। इन चारों बातों का थोड़ा सा मुझे मतलब समझाइए, इन चारों बातों का मतलब क्या है, इन चारों बातों का मतलब समझाइए। बहुत बेसिक से आप लोगों से पूछ रहा हूं, बहुत बेसिक से आप लोगों को चीजें समझा रहा हूं और एक अच्छे लेवल तक आप लोगों को लेके जाऊंगा। आप मुझे बताइए इन चारों की वैल्यूज क्या होगी। पहले क्वेश्चन से शायद आप सभी दोस्त जो है वो फेमिलियर होंगे, ये आपके लिए नोन है, इसने आपको बहुत इसने ये वैल्यूज को आपने बहुत बार यूज किया है। इसे वर्गमूल कहा जाता है। वर्गमूल का मतलब जब इस घुंडी के अंदर ये करनी होती है मेरे भाई, जब इस घुंडी के अंदर कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है वर्गमूल, और इसकी पावर में हम 1/2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 1/2। जब इस घुंडी के अंदर कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है पावर 1/2। जैसे हम √4 लिखा हुआ है तो 4 को क्या लिख देंगे? 4 को लिख देंगे पावर 1/2। अब हमें वर्गमूल निकालना है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। बाहर क्या है? 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए √4 का वैल्यू कितनी आती है? 2 आती है। इसलिए √4 की वैल्यू 2 आती है मेरे भाई। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई? यानी कि जब हमें वर्गमूल निकालना होता है तो इस वाली वैल्यू को इस तरीके से तोड़ते हैं कि पावर वो आ जाए जो यहां नीचे लिखा हुआ है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि √27 लिखा हुआ है, √27 लिखा हुआ है। क्यूब रूट का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त पावर 1/3 होना, पावर 1/3 होना। भाई 3 है घुंडी के अंदर, ये पावर में पहुंच जाएगा 1 के बटे में। यानी 27 को इस तरीके से तोड़ना होगा कि उसकी पावर 3 आ जाए, 3 से 3 कट जाएगा। तो मैंने 27 को लिख दिया 3 की पावर 3। यहां बाहर क्या है? 1/3। क्या ये 3 से ये 3 कट जाएगा? इसलिए मेरे भाई 3 की पावर 1 3 ही, इसीलिए 27 का घनमूल जो है वो 3 आता। क्या मैं इसे जो लिखूंगा 2 की पावर 1/3 लिखूंगा? बहुत शानदार। क्या इसे जो लिखूंगा वो 2 की पावर 1/4 लिखूंगा? बहुत शानदार। या इसे जो लिखूंगा वो 2 की पावर 1/5 लिखूंगा? क्या ये चीज समझ में आई? बस क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। मैंने आप लोगों से कहा ये, क्या मैं इसको लिखूंगा n की पावर 1/m? इस बात से सहमत हैं या नहीं? इस बात से सहमत हैं या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सहमत है। अच्छा ये बताइएगा, अगर मैं इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहता हूं तो क्या इस वैल्यू को मुझे पावर m के रूप में तोड़ना होगा? यहां कुछ भी लिख दो, यहां कुछ भी लिख दो मेरे भाई, उसकी पावर m लिख दोगे। अगर वो n आता है तो क्या बाहर जो है पहले से ही 1/m लिखा है? क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगी? अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी? बिल्कुल नहीं, हमेशा अपरिमेय नहीं आएगी। अगर ये वैल्यूज इस तरीके से टूट गई, पावर m के रूप में टूट गई, अगर ये वाली वैल्यू पावर m के रूप में टूट गई तो ये रेशनल नंबर आएगी। जैसे मैंने लिखा 27, यहां n की वैल्यू 27, m का यहां क्यूब रूट लिख दिया 3, तो क्या मैं इसे 27 की पावर 1/3 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये वैल्यू पावर 3 के रूप में टूट गई, मैंने 27 को 3 की पावर 3 लिख दिया, अगर ये वैल्यू पावर 3 के रूप में टूट गई, बाहर पहले से ही 1/3 है, तो क्या ये इरेशनल नंबर आएगा? नहीं जी, ये तो रेशनल नंबर आएगा। लेकिन अगर मैं यहीं 36 लिख दूं और यहां 3 लिख दूं तो 36 की पावर 1/3, क्या 36 को पावर 3 में तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। अगर नहीं तोड़ सकते तो यहां इरेशनल नंबर आएगा। 36 को पावर 3 के रूप में नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो ये रेशनल नंबर आएगा। अगर तोड़ सकते हो तो ये रेशनल आएगा, और अगर नहीं तोड़ सकते हो तो ये इरेशनल नंबर आएगा। बात क्लियर है? ऑप्शन पढ़ो। हमेशा अपरिमेय आएगा? बिल्कुल गलत बात है, परिमेय भी आ सकता है।
बशर्ते ये वाला n जो है पावर m के रूप में टूटना चाहिए, उस m से ये m कटना चाहिए। तो मैं बिल्कुल 100% नहीं कह सकता कि हमेशा जो है वो अपरिमेय संख्या आएगा। बात क्लियर? आगे बढ़िए। अपरिमेय जब तक कि n किसी पूर्णांक की mवी घात ना हो, जब तक, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, अपरिमेय जब तक रहेगा जब तक कि n जो है किसी पूर्णांक की m पावर ना हो, और जैसे ही किसी पूर्णांक की m पावर हो गया, ये मेरा परिमेय संख्या आ जाएगी, ये मेरी परिमेय संख्या आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्या ये बात क्लियर हुई? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी और सी बहुत आपस में एक दूसरे को, मतलब बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन याद रखना सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस n को टूटना होगा, किस रूप में टूटना होगा? किसी पूर्णांक की पावर m के रूप में तोड़ना होगा। जब उस m से ये m कटेगा तब रेशनल नंबर आएगा। वही उसने कहा है, अपरिमेय जब तक है जब तक कि n किसी पूर्णांक की पावर m की घात ना हो। अच्छा ये गड़बड़ हो गया यहाँ, जब तक कि n, अच्छा ये n जो है किसी पूर्णांक की mवी घात ना हो। अपरिमेय जब तक कि m किसी पूर्णांक की nवी घात, बेटा बी ऑप्शन सही है। सी कैसे होगा? सी कैसे होगा? आप सी कैसे बोल रहे हैं? इसी n को तो तोड़ना है। ये n जो है किसी पूर्णांक की mवी घात ना हो, n किसी पूर्णांक की mवी घात ना हो। अगर किसी पूर्णांक की mवी घात हो गया तो m से m कट जाएगा, तभी तो ये रेशनल नंबर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। टी क्या है? अपरिमेय जब तक कि m और नो, अरे ये तो बवाल है, ये तो भाई साहब बवाल लिखा हुआ है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए? आराम से क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? बेटा देखो, शांति बनाओ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको समझ नहीं आया है तो दोबारा समझने की कोशिश करिए। एम और एन प्राकृतिक संख्या है, और उसने इसके बारे में पूछा है कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। अच्छा ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं इस एन को इस तरीके से तोड़ देता हूं, कोई वैल्यू यहां रखता हूं, उसकी पावर m के रूप में तोड़ देता हूं, इस n को कोई वैल्यू यहां रखता हूं, उसकी पावर m के रूप में तोड़ देता हूं, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये n आता है। तो क्या n को ऐसे लिख सकता हूं? बाहर क्या है? 1/m है। तो ये मेरा रेशनल नंबर आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां 27 लिखा, तो क्या इसका मतलब जो है वो 27 की पावर 1/3 है? मैं इसको इस तरीके से तोड़ देता हूं कि पावर 3 आ जाए। मैंने 27 को लिख दिया 3 की पावर 3, बाहर क्या है? 1/3। क्या ये मेरा रेशनल नंबर आएगा? यानी अंदर वाली वैल्यू को इस तरीके से तोड़ दीजिए कि ये आ जाए पावर में, तब तो ये रेशनल नंबर आएगा। बस वही मैंने लिखा है, अपरिमेय जब तक रहेगा जब तक टूटेगा नहीं। अपरिमेय जब तक कि n किसी पूर्णांक की mवी घात ना हो, n जो है किसी भी पूर्णांक की mवी घात ना हो। जैसे ही mवी घात बन गया, ये मेरे भाई रेशनल नंबर आ जाएगा, ये मेरे भाई रेशनल नंबर आ जाएगा, अगर mवी घात बन गया तो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, सही है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहना चाह रहा है मेरे भाई, हाँ, प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है।
प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। कौन सा वाला ठीक है भाई? दोनों ठीक है क्या? दोनों ठीक है क्या? प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। हमेशा कोई भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होगी? हमेशा कोई भाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या होगी? भाज्य संख्या तो नेगेटिव भी हो सकती है मेरे भाई। भाज्य संख्या तो नेगेटिव भी हो सकती है ना। अगर मैं कहूं क्या ये भाज्य संख्या है, -8 भाज्य संख्या है, बिल्कुल है भाज्य संख्या। तो प्रत्येक भाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, ये तो बात ठीक नहीं है। लेकिन हां, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक पूर्ण संख्या 0 है जो कि प्राकृतिक नहीं है, ये भी बात गलत है। ये भी बात गलत है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी भी गलत, दूसरा भी गलत। तो ना तो एक सही है ना दूसरा सही है। ना तो एक सही होगा ना दूसरा सही होगा। भाई प्रत्येक पूर्ण संख्या कैसे प्राकृतिक संख्या होती है? क्या पूर्ण संख्या 0 नहीं थी? क्या वो प्राकृतिक संख्या थी? तो आप कहेंगे नहीं थी। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कैसे हो जाएगी? दूसरा तो हर हाल में गलत है। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। नेक्स्ट पढ़िएगा। ये सीडीएस 2023 में आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सीडीएस 2023 में प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। बताइए। अभी भी आप 10th वाले पे ही उलझे हुए हो। अभी भी आप 10th वाले पे ही उलझे हुए हो। मतलब इसमें दिक्कत क्या है? बी और सी में कंफ्यूज हो रहे हो भाई साहब। सी पढ़ो तो सही। अपरी में जब तक कि एम किसी पूर्णांक की एनवी घात ना हो। गलत बात है भाई, गलत बात है ये, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। एम किसी पूर्णांक की एनवी घात, पावर में एन जाने से कोई फायदा नहीं है, एन बटे एम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा सोचो, ऐसे थोड़ी है कुछ भी कर दोगे आंसर। इसका बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए बच्चे, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। सहमत हो इस बात से? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सहमत है। तो संख्या ये भी एक प्राकृतिक संख्या होगी, बिल्कुल होगी मेरे भाई। n की वैल्यू 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 और 2 3 हो जाएगा। नीचे क्या है? 3 है, कट गया। 2 रखिए, 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 हो जाएगा। क्या ये प्राकृतिक संख्या आएगी? बिल्कुल आएगी जी। 3 रखिए मेरे भाई, 3 रखिए, यहां 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर 9 और 2 11 हो जाएगा, कट जाएगा। 4 रख के देखिए, 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 2 18, कट जाएगा। यानी कि n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रखिए, आने वाला आंसर भी नेचुरल नंबर होगा। पहली बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई, पहली बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। आई समझ में? यदि m एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, विषम मतलब ओड इंटीजर है, तो संख्या एक पूर्णांक होगी। विषम लीजिए भाई, एक ले लीजिए, 1 की पावर 4 1 होगा, यहां 4 हो जाएगा, यहां 11, तो 11 और 4 15 और 1 16, 16 से 16 कट गया, बिल्कुल पूर्णांक आएगा। 3 लीजिए, 3 की पावर 4 81 होगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 तिया 9 चौक 36 होगा, और यहाँ क्या है? 11 है मेरे भाई। तो आप देखेंगे 6 और 1 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 3 11 और 1 12, 16 से कट जाएगा, कटेगा। यानी ये भी बात बिल्कुल ठीक बैठ रही, ये भी बात बिल्कुल ठीक बैठ रही है। तो मेरे भाई इसके क्या हो जाएंगे? दोनों बातें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, दोनों बातें जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आइए, पढ़िएगा। ये ऑपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, ऑपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है मेरे भाई। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ऊपर 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 ऊपर, नीचे, चलिए। बताइए।
अच्छा, लास्ट में देखेंगे एक बार, ठीक है। इसे पढ़िए, यदि x धनात्मक समपूर्णांक है, x क्या है, एक इवन नंबर है, x क्या है, एक पॉजिटिव इवन नंबर है, और y क्या है, ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है यानी ओड है। ये ऋणात्मक है यानी नेगेटिव है, और ये क्या है मेरे भाई, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो उसने कहा है x की पावर y क्या होगा, x की पावर y। तो मैंने इसे 2 ले लिया, और नेगेटिव में लेना है, ओड लेना है, तो -1 ले लिया। तो उसने कहा x की पावर y 2 की पावर -1, तो ये +1 बनाने के लिए नीचे लेके जाएंगे, जाएंगे क्या? ये क्या है, ये मेरे भाई रेशनल नंबर होगा, क्योंकि पावर में हर बार माइनस आएगा तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लेके जाना पड़ेगा, और जब नीचे लेके जाओगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हो जाएंगे, तो मेरे भाई उसमें वो रेशनल नंबर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार देखते हैं मेरे भाई, बताइए, सोच समझ के जवाब देना कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सा सोच समझ के देना मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए। देखिए, यदि हम एक धनात्मक पूर्णांक को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक से विभाजित करें तो परिणामी संख्या क्या होगी। भाई मैंने एक धनात्मक पूर्णांक लिया 6, उसको एक धनात्मक पूर्णांक से विभाजित किया, तो क्या ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। एक धनात्मक पूर्णांक 5 लिया, उसको एक धनात्मक पूर्णांक से विभाजित किया, तो क्या ये डेसिमल में आएगा, बिल्कुल आएगा। एक मैंने धनात्मक पूर्णांक लिया 3, उसको एक धनात्मक पूर्णांक से विभाजित किया, तो यहां ये 3/7 आ जाएगा। क्या इस तरीके से कंडीशन बनेगी। तो अब देखते हैं क्या होगा। यह हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, प्राकृतिक हमेशा तो नहीं देगा क्योंकि यहां पॉइंट में दे रहा है। यह हमेशा एक पूर्णांक होगी, बिल्कुल भी नहीं, ये कहां पूर्णांक है मेरे भाई, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। यह एक परिमेय संख्या होगी, ये 100% की बात है। किसी भी पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया जाता है तो ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में भी होगा। क्यू जो है वो 0 भी नहीं होगा, और p और q जो है वो दोनों इंटीजर होंगे, तो सी वाली कंडीशन पूरी तरीके से सेटिस्फाई है। सी वाली कंडीशन पूरी तरीके से सेटिस्फाई होती है मेरे भाई। यह एक अपरिमेय संख्या होती है, कहां अपरिमेय है, तो यह भी बात बिल्कुल गलत है, ये भी बात बिल्कुल गलत है मेरे भाई। ठीक है, पूर्णांक बेटा 0 से लेके और अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक होती हैं। ये 15वां क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क का काम करेगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कल जो आप लोगों का टॉपिक चलेगा वो यूनिट डिजिट चलेगा। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के 2-3 क्वेश्चन करा के मेन टॉपिक जो रहेगा, मेन टॉपिक जो रहेगा वो यूनिट डिजिट रहेगा। मेन टॉपिक जो रहेगा मेरे भाई वो यूनिट डिजिट रहेगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब आते हैं, अब जिसको जाना है वो मेरी तरफ से जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में एक लेने पर, हाँ ले लो, कहाँ लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 में कौन से ऑप्शन में एक लेना है बताइए। एक लिया तो है, एक ले लिया, 1+2 ले लिया, 3 से 3 कट गया, एक प्राकृतिक संख्या आ तो गई। कौन सा गलत है, पहला गलत ही नहीं है एक लेने पर। इसमें ले लीजिए एक, 1+4+11 पूरा पूरा कट गया, पूर्णांक है, पूर्णांक ही है, एक भी पूर्णांक है। तो कहां एक लेने पे जो है वो गड़बड़ हो रही है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा था जी ये, इसमें आपको ये जरूर हो सकता है प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अगर आप यहां कहता वो धनात्मक यानी पॉजिटिव, तो हर एक पॉजिटिव भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर जो है वो प्राकृतिक संख्या है, तब मैं इस बात को बिल्कुल ठीक कहता। लेकिन मेरे भाई अगर वो केवल भाज्य संख्या कह रहा है तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं तो वो मेरे भाई कैसे प्राकृतिक संख्या हो सकती है। ठीक है, एक 10th का और डाउट क्लियर कर देता हूं। 10th का डाउट ये सी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं। अपरिमेय जब तक कि m किसी पूर्णांक की nवीं घात ना हो। कोई पूर्णांक है p, उसकी nवीं घात ना हो, nवीं घात, और बाहर पावर कितनी है 1/m।
क्या ये कटेंगी? और जब तक ये कटेंगी नहीं तब तक ये अपरिमेय रहेगा, इर्रेशनल रहेगा, इर्रेशनल रहेगा मेरे भाई, ये हर टाइम इर्रेशनल आएगा। अपरिमेय जब तक कि m किसी पूर्णांक की nवीं घात ना हो, nवीं घात ना हो भाई साहब। जब ही तो कह रहा है, आप मेरी बात को समझो, ये परिमेय तब आएगा, ये परिमेय तब आएगा जब यहां m हो। अपरिमेय तब तक रहेगा जब तक कि यहां m नहीं बन जाता है, m नहीं बन जाता है, m बनते ही ये परिमेय बन जाएगा। तो उसने कहा अपरिमेय रहेगा, अपरिमेय रहेगा। एक बार बी ऑप्शन को देखो, ये अपरिमेय रहेगा मेरे भाई, ये जब तक, कब तक अपरिमेय रहेगा? जब तक कि n, ये वाला n जो है किसी पूर्णांक की mb पावर ना हो। जैसे ही पावर हो गया तो ये तो परिमेय बन जाएगा, तो इसमें कहां कंफ्यूजन है? खैर एक बार दोबारा से क्लास देख लेना, जिसको जो चीज समझ में नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए होमवर्क है। कल हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो यूनिट डिजिट रहेगा। बहुत शानदार तरीके से हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। पर पहले ये दोनों क्लासेस का काम खत्म कर लेना, ये दोनों क्लासेस के क्वेश्चंस आप लोगों से बनने चाहिए। आज मैं कुछ क्वेश्चंस 10-15 क्वेश्चंस भी आप लोगों को इस सीट में ऐड करा दूंगा, उन क्वेश्चंस को जरूर लगा लेना। सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं, कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, सीट दूंगा इसके 15-20 क्वेश्चन उस सीट में आप लोगों को दूंगा, उन्हें प्लीज रिक्वेस्ट है कि 1 घंटा मैथ को जरूर देना और उन्हें सॉल्व करना। चाहे आपका एग्जाम 2025 नहीं 2026 में भी हो, लेकिन टाइम आज आज से ही आप लोगों को मैथ में देना होगा। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।